प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, इब्न बतूता किस देश का निवासी था। सीधा सा प्रश्न पूछा इब्न बतूता के बारे में कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। इब्न बतूता निवासी था मोरक्को का। और यहाँ पर देखिए मोरक्को जो है ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इब्न बतूता से और कई प्रश्न बनेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला प्रश्न बनेगा भारत कब आया। मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया कब। भारत आया था 1333 में, इसको ध्यान रखिएगा। और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इब्न बतूता भारत में किस वर्ष आया। 1333 ईस्वी में आया था। 1333 ईस्वी में, यानी अगर शताब्दी की बात करेगा किस शताब्दी में, तो आप लोग शताब्दी कीजिएगा 14वीं शताब्दी में। और दूसरा प्रश्न बनेगा इब्न बतूता जिस समय भारत में आए उस समय भारत में किसका शासन व्यवस्था थी, यानी किनके शासन काल में आए। शासन काल की बात करें, किनके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था, तो वो शासन काल था मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत में आए थे इब्न बतूता। कब। 1333 ईस्वी में। कहाँ से आए थे। मोरक्को का यात्री था भारत में, ये 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। इन्हीं का एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत यानी कि इनकी रचना है, यात्रा वृत्तांत की रचना है जिसका नाम है रेहला। और ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा। रेहला एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो यात्रा वृत्तांत इसके अंदर लिखा गया है। ये रेहला किसके द्वारा लिखा गया, तो हम लोग आंसर करेंगे इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया। रेहला जो लिखा गया तो इसकी भाषा क्या थी। भाषा की बात करें, रेहला जो लिखा गया था ये अरबी भाषा में लिखा गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग, किस भाषा में लिखा गया रेहला, अरबी भाषा में। अब यहाँ से देखिए 3-4 जो प्रश्न बनेगा। पहला प्रश्न तो जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया था इस तरह से, इब्न बतूता किस देश का निवासी था। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता भारत में कब आया। भारत में 1333 ईस्वी में आया था, यानी 14वीं शताब्दी में आया था भारत में। तीसरा प्रश्न बनेगा इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया। इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। चौथा सवाल बनेगा इब्न बतूता के द्वारा यात्रा वृत्तांत जो लिखा गया उस यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है, तो इसका नाम है रेहला। याद रखिएगा क्या नाम है, रेहला। पांचवा प्रश्न बनेगा रेहला जो प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत जो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया किस भाषा में, तो भाषा है इसकी अरबी। तो इस तरह से ये सारे प्रश्न इब्न बतूता से ही संबंधित है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया हड़प्पा शहर किस पद्धति से बनाया गया था। हड़प्पा शहर बनाया गया था ये ग्रिड पद्धति से। हड़प्पा शहर किस पद्धति से, जिस पद्धति से बनाया गया था उस पद्धति का नाम है ग्रिड। और यहाँ पर ग्रिड देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ग्रिड हड़प्पा सभ्यता की पद्धति है। अगला प्रश्न है हड़प्पा वासियों को तांबा कहाँ से मिलता था। हड़प्पा वासियों को तांबा जो मिलता था, ये तांबा मिलता था राजस्थान से। हड़प्पा वासियों को तांबा मिलता था कहाँ से, राजस्थान से। और यहाँ पर राजस्थान ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी, ये भी प्रश्न है। और सेम प्रश्न है सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी, तो वो धातु क्या है, लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी, लोहा धातु की जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता कांसा का जानकारी था, सोना का जानकारी था और चांदी का जानकारी था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सिंधु घाटी सभ्यता है इनको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने भी धातु का प्रचलन था उन सभी धातुओं में सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली धातु कांसा था। सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली धातु वो जो था वो क्या था, कांसा था। इसलिए इनको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है।
कांसा जो बनाया जाता है वो किन से बनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तांबा और टीन, तांबा और टीन को मिलाकर क्या बनाया जाता है, कांसा, इसको ध्यान रखिए। तांबा और टीन से मिलाकर कांसा धातु बनाया जाता है। और यही कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य नाम से जाना जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक किस धातु का प्रयोग किया गया था, यानी उपयोग किया गया था, तो वो धातु क्या है, कांसा। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न में दिया गया है हड़प्पा संस्कृति से संबंधित सही कथन चुने। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित सही कथन चुने। इसमें क्या है, हड़प्पा संस्कृति से जो सही कथन है, वहाँ मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी, बिल्कुल थी। हड़प्पा संस्कृति में मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी और मातृ देवी की जो पूजा की जाती थी, जिसमें कि महिलाओं की कई टेराकोटा मूर्तियाँ मिली है। यहाँ पर क्या है, टेराकोटा मूर्तियाँ मिली है, टेराकोटा मूर्तियाँ मिली है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। टेराकोटा मूर्तियाँ हड़प्पा संस्कृति से मिली है। दूसरा, यह शहरी जीवन था। हम लोग अभी पढ़े हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता, यह क्या था, ये एक शहरी जीवन था। यहाँ नगरीय सभ्यता थी। यह क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता जिसको शहरी जीवन कहा जाता है थी। तीसरा जो है, वहाँ जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। और सिंधु घाटी सभ्यता यह हड़प्पा सभ्यता से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला। और ये जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ पर मिला है, कालीबंगा से, कालीबंगा से। और ये कालीबंगा कहाँ पर है, कालीबंगा है राजस्थान में, कालीबंगा राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। और यहीं से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यानी हड़प्पा संस्कृति से संबंधित जो कथन है, पहला कथन वह मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी वहाँ पर, ये सही है। वहाँ शहरी सभ्यता थी, यानी हड़प्पा सभ्यता शहरी या नगरीय सभ्यता थी, ये भी सही है। तीसरा है कि वहाँ जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला, यानी हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिला है। और हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, राजस्थान के कालीबंगा से। तो ये भी कथन क्या है, तो इस तरह से इसमें जो ए, बी और सी है, ये तीनों ही कथन है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य है। और सभी कथन सत्य है, ऑप्शन डी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में पूछा गया है हड़प्पा कालीन स्थल मुंडीगाक कहाँ अवस्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जिसका नाम है मुंडीगाक। हड़प्पा कालीन स्थल मुंडीगाक जो अवस्थित है, ये अफगानिस्तान में। और यहाँ पर अफगानिस्तान देखिए ऑप्शन सी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त मोहरें किस चीज़ से बनी होती थी। हड़प्पा सभ्यता में जो प्रयुक्त होती थी मोहरें, ये किस चीज़ से बनी होती थी। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी, ये बनी गई थी सेल खड़ी का। और यहाँ पर सेल खड़ी देखिए ऑप्शन ए के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में नहरों से सिंचाई का प्रमाण कहाँ पर मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में नहरों से सिंचाई का प्रमाण मिला है। यही तो प्रश्न पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में नहरों से सिंचाई का प्रमाण कहाँ से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में नहरों से सिंचाई का प्रमाण मिला है सुर्तघई से। और सुर्तघई यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का भौगोलिक आकार कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस प्रकार का। और ये ही महत्वपूर्ण सवाल है। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। और यहाँ पर त्रिभुजाकार देखिए ऑप्शन डी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर हम लोग बात कर लें सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार, इसके अलावे सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु कौन कौन सा है, तो यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु जो है, जिसका नाम है मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ पर है, मांडा। और ये मांडा वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के अंदर है।
उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है, सबसे दक्षिणी बिंदु जिसका नाम है दैमाबाद, ये कहाँ पर है? दैमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ये है दैमाबाद, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला है। महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला, अहमदनगर जिला, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसका नाम है दैमाबाद, ये स्थित है। उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है। ये उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है ना, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें, पश्चिमी बिंदु जो है ये सुत कांगेडोर है। सुत कांगेडोर ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो सुत कांगेडोर है। ये वर्तमान समय की बात करें तो ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो इस तरह से ये चारों ही बिंदु आप लोगों को ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु जो है वो मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है। और अगर नदी की बात करें, किस नदी के किनारे स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। नदी कौन सा है? चिनाब नदी है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु मांडा, जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है जिसका नाम है दाइमाबाद, ये दाइमाबाद किस कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और ये जो है एक प्रकार से परवरा नदी जो है, मुख्य रूप से परवरा, और इसकी सहायक कई नदियाँ हैं, ये परवरा नदी के किनारे स्थित है। इसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु जो है, पूर्वी बिंदु जो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ये किस नदी के किनारे? तो ये है हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी। तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, ये कौन सा नदी के किनारे? हिंडन नदी। उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है कि सुत कांगेडोर है, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंदर है। ये किस नदी के किनारे? तो ये है दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी। तो यहाँ से कई सवाल बनेगा। सवाल इस तरह से बनेगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसी तरह से पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? पश्चिमी बिंदु है सुत कांगेडोर, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु कौन सा है? उत्तरी बिंदु है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर चिनाब नदी के किनारे स्थित है। इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वह है, दक्षिणतम बिंदु दाइमाबाद है, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला, जो परवरा नदी के किनारे स्थित है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में पूछा गया किस स्थल का उत्खनन दयाराम साहनी ने करवाया था? किस स्थल का उत्खनन दयाराम साहनी ने करवाया था? दयाराम साहनी ने जो उत्खनन करवाया था, ये करवाया था हड़प्पा का। और यहाँ पर हड़प्पा देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। हड़प्पा का खोज किस वर्ष हुआ है? 1921 में। हड़प्पा का खोज 1921 में किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा जो है ये हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल है, पहला स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा गया पहला स्थल कौन सा? हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे है, स्थित है। ये वर्तमान समय में कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के अंदर है। हड़प्पा वर्तमान समय में कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर। इसके साथ साथ में आप लोगों को जो याद रखना है, ये मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में, और 1922 में जो इसका खोज हुआ है, ये राखल दास बनर्जी के द्वारा इसका खोज किया गया। राखल दास बनर्जी, ध्यान रखिएगा, राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया गया। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किस नदी के किनारे है? नदी की बात करें तो नदी ये हो जाएगा आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी। इसके बारे में एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। और वर्तमान समय की बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान समय में ये पाकिस्तान के अंदर है,
वर्तमान समय में कहाँ पर है? पाकिस्तान। ये दोनों प्रश्न को निश्चित रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? अशोक के अभिलेख जो लिखे गए थे ये प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, और प्राकृत यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी के अंदर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा गया था। एक प्रश्न यहाँ पर बढ़िया प्रश्न बनेगा, अशोक के अभिलेख को पढ़ा सबसे पहले किसने था? पढ़ा था सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रीसेप नामक एक व्यक्ति है, जेम्स प्रीसेप नामक व्यक्ति है जिन्होंने कि 1837 में इनके अभिलेख को पढ़ा था। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रीसेप नामक व्यक्ति ने 1837 में पढ़ा था। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न में है, प्रथम तमिल महाकाव्य कौन सा है? प्रथम तमिल महाकाव्य जो है इसका नाम है शिल्पाधिकारम। प्रथम तमिल महाकाव्य कौन सा है? तो प्रथम तमिल महाकाव्य जो है वो है शिल्पाधिकारम, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। इसके अलावा ध्यान रखिएगा आप लोग, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य की बात किया जाएगा। विश्व की सबसे बड़ा महाकाव्य की बात किया जाए, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, और दूसरा जो है वो है रामायण। महाभारत और रामायण जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे प्रश्न हो गए जो आपके आने वाले दिनों में एग्जाम होगा क्लास 12 का इतिहास का। तो यहाँ से प्रश्न आप लोगों को 100% देखने के लिए मिल सकता है, चाहे डायरेक्ट मिले चाहे इनडायरेक्ट मिले। इस तरह का वीडियो आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग कक्षा 10वीं का चैप्टर इतिहास का जो चैप्टर 2 था, जिसके अंदर में कि समाजवाद एवं साम्यवाद से संबंधित बुक के अंदर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप साथ में फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया था, उसको बड़े ही एक्सप्लेनेशन माध्यम से देखें।